कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने एक बड़ी बात बोली थी, वो भी विधानसभा के अंदर, कि शर्त मार के 9 किलो गोबर खाएगा। हाँ, कितनी सच्चाई है बात में? तो वेट तो नहीं है, वेट का नहीं है, लेकिन शर्त लगा के इसी आंगली भर के खा लिया, ईसा 5 किलो खा लिया, वो बराबर। अच्छा, मतलब खाया था बिल्कुल एग्जैक्टली जी। इसका कोई गवाह भी है वहाँ पे जिसने वो एक तो मैं बैठा हूँ, क्या हुआ था थोड़ा सा बता तो आपस में जिद्दी लगा ले, आपकी मेरी शर्त लगा ले किसी बात पे, ये काम ही कर। उनको भी मुख्यमंत्री बनने से इन्होंने ही रोका, इनकी बदौलत वो हार गई। यानी नारनौंद हल्के का दुर्भाग्य है कि इस जैसा व्यक्ति वहाँ का नुमाइंदा है। और भी कहूँ जो आपको ना 80-82 साल की उम्र, दिमागी संतुलन बिगड़ा पाओगा, इसे किसी परिवार के भी तंग हिस्से तो नारायण गांव में से घर जाओ है, पूछ नहीं बेटे हल्के सारे तो कल्ला रहे आदि कल्ला रवे है। और फिर ये बताऊँ वो नुका इसका बाबू क्या करता, इसके पिताजी क्या करते, मैंने सुनी है, मेरे मामे हैं नारायण के अंदर 7 बहनी उमेरपुर गाँव है मेरे मामे का, उस गाँव में वोट मांगने जा रहे हो, 2 बार आ दिया था, पहली तीसरी बार आया तो नहीं बोला भाई कह तो लाकड़ी दे दो और कह वोट दे दो, ये शब्द थे। तो लोग इग्नोर कर देते हैं, गलती से ये विधायक बन गया, इसे तो एक हास्य कलाकार होना चाहिए था। फिर 2 वालों की कत्ती आंख बंद हो रही थी, तो फिर दोबारा फिर जितवा दिया इसने। सफीदों के बारे में इनकी अनुमान था कि 8 या 10 हज़ार वोट आएंगे, लेकिन वहाँ जाते ही एक बयान दिया था, उनका बीज मरेगा जो वोट नहीं देगा। क्वालिटी नहीं है राम कुमार गौतम में कोई भी, ये बस कद में लंबा है, भारी भरकम है, कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं, उद्देश्य मैं विधायक बनूं, मैं कैबिनेट मंत्री बनूं, मेरा परिवार सर्वे सर्वा हो, दैट्स ऑल। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा था, सर्वविदित है, दोहराने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था श्रीमान, सांप के कांटे का इलाज है, बिच्छू के कांटे का इलाज है, बनिए के कांटे का इलाज नहीं है। केजरीवाल को टारगेट करके इन्होंने कहा था, कोई भी समाज नहीं छोड़ा इन्होंने। क्या एक बार तो कहा नहीं, बार बार ये बातें सुनने को मिलती हैं, बार बार विधानसभा में भी जब ऐसी ऐसी बातें हो जाती है, जैसे हुआ ऐसा क्या कहना, उन्होंने कोई समाज के प्रति, जैसे कि भाई सरकार बन गई और जैसे बटे हुए रोटी खाओ हर कुत्ता के, जो भी ऐसे ऐसे कुछ बोला उन्होंने। अच्छा, अब वो देखो समझने वाले तो सब समझते हैं कि किन के बारे में, हम हमारे ऊपर तो नहीं ले रहे। वो किस 36 बिरादरी में जब एक ने कहा वो ब्राह्मण समाज से है, बाकी तो 35 बिरादरियों के बारे में है ना वो बात, कोई एक जाट समाज के लिए नहीं है, वो बाकी 35 बिरादरियों के ऊपर जाती है। भाई जब बटेऊ खाना खाओ और कुत्ता के ऐसे, तो वो किसके बारे में कहा गया हमें तो ये भी नहीं पता। हम तो सोच रहे हैं कि सारा का सारा समाज इकट्ठा हो, 36 की 36 बिरादरी इकट्ठी हो। यहाँ पर सिर्फ जाट समाज से लोग खड़े हैं सभी? हाँ, जाट समाज से भी हो और भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। अच्छा, तो अब मामला क्या है, अब क्या चाहते हैं आप दादा गौतम से? हम तो ये चाहा कि अगर इस संवैधानिक पद पे होते हुए, इतने बड़े पद पे होते हुए, जबकि लोगों ने उनको इतना बड़ा बनाया है, वो अपने आप से थोड़ी बने हैं, लोगों ने ही तो बनाया है। और कौन लोग हैं? 35-36 क्या एक बिरादरी ने बनाया है? 36 की 36 बिरादरी ने बनाया। क्या जाट समाज की और बाकी 35 बिरादरियों के वोट उनको नहीं मिले क्या? वो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सारा समाज इसमें क्या संदेश जाएगा, क्या नई पीढ़ी क्या सोचेगी? ये तो एक जात पात में बांटने की बात होगी ना। आपको क्या लगता है, क्या राम कुमार गौतम खुद अपने मुंह से ये बातें बोल रहे हैं, या फिर कोई बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से बातें बुलवाई जा रही है उनसे? ये तरह तरह की बातें हैं जी। ये कोई इसको ये भी ले सकता है कि सरकार इनको इस तरह के 1-2 बंदे को खड़े करके इनसे ऐसी बातें बुलवाई जाए कि एक समाज अलग से हो जाए, फिर चलता रहे सिस्टम। वो करते भी हैं लोग ऐसी बातें, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि जब तक बात क्लियर ना हो जाए ना, तब तक हम किसी के बारे में क्लियर बोल भी नहीं सकते। इनेलो नेता उमेद लोन ने एक बड़ी बात बोली थी कि जो बीजेपी सरकार है वो डिवाइड एंड रूल की नीति पर चल रही है, यानी कि अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी उसी नीति के ऊपर बीजेपी सरकार चल रही है, तो उसी के तहत ये सारी काम जो बातें की जा रही है। ये तो ऐसा है जी, अगर ये सरकार कुछ और होती तो बीजेपी बोल देती। विपक्ष का तो हमेशा ही काम है, अगर मैं विपक्ष में तो उनकी ऐसी ही बातें करूंगा, नेगेटिव पॉइंट को उठाऊंगा, नेगेटिव पॉइंट को आगे लाऊंगा। मुझे साहब, अब उन्होंने किसके लिए कहा, आपको कैसे पता कि आप लोगों के लिए कहा? इकट्ठे सिर्फ और सिर्फ जाट समाज के लोग हो रहे हैं, बाकी कोई इस पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, तो आपके लिए कहा ऐसा आपको क्या लगा? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने पहले भी बोल दिया कि सिर्फ जाट समाज के लिए नहीं बोला। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 36 बिरादरी में से उन्होंने एक बिरादरी के आदमी ने बोला, तो बाकी 35 बिरादरियों पर जा सकती हो बात, सिर्फ जाट पे नहीं। 35 बिरादरियों को सोचना पड़ेगा कि ये एक बिरादरी का आदमी ऐसा क्यों बोला, उनका मकसद क्या था, सरकार पीछे है या खुद के दिमाग से निकल गई? हो सकता है उम्र दराज हो गए हो, भावना में बह गए हो,
कई बार इंसान क्या होता है कि जब बोलने लग जाता ना स्टेज पे, उसको पता नहीं होता कि तू बोल क्या रहा है। ये सब और लोगों के साथ भी होता है। अभी उन्हीं के साथ साथ कई और कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं उन्हीं के समाज के, और वो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं किसी न किसी के लिए, भाई इनको तो ये चाहिए था, इनको ये नहीं मिला। ये बात तो हम भी बोल सकते हैं, भाई दादा गौतम को ना पिछली सरकार में कुछ मिला ना अब की बार कुछ मिला। हो सकता है उससे भड़के हुए हो सकता है उस सरकार के खिलाफ बात करे, हो सकता है उस सरकार को बदनाम कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि वो ऐसी टिप्पणियां करके समाज में सरकार को ही बदनाम कर रहे हो। ऐसी टीका टिप्पणी अगर कोई कर देता, मान के चलो कोई पत्रकार कर दे, कोई आम आदमी कर दे, मुझे लगता है अब तक अंदर ठोक देते उसको कई बार। बिल्कुल ठोक देते, हर जगह ठोके को नहीं पत्रकार के ठोके को नहीं, पत्रकार भी ठोके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनसा हो सकती है ये मे भी। वैसे थोड़ा खुल के बताइए, आप दबंग नेता हैं, ऐसा क्या कहा जो बहुत ज़्यादा पिंच हो रहा है जाट समाज को, ऐसा क्या कहा, थोड़ा खुल के बताइए। देखिए मेरी बात सुनो, जैसे आपने मेरे सवाल पूछा है, समझदार आदमी है, चाहे वो इनडायरेक्ट कहो, किसी प्रकार से कहो, उनका मानना और उनका कहना जो है ना, भाई ये तो जड़े हुए हैं, इनका सीएम नहीं आया, इनका नहीं आया, किसी ने किसको कह रहे हैं। अब इनका जैसे ये मान लिया अपने, क्या और अपने नहीं है। हो सकता है क्या भाई, पिछली बार जो सीएम है पंजाबी था, उसे तो पंजाबी को कह रहे हो, वो तो किसी और कास्ट को कह रहे हो, कोई जरूरी क्या हो आपको ही नहीं। देखो मेरी बात सुन, उनका जो इशारा है, देखो मेरी बात, इशारा सब समझते हैं, मैं कहने तो लग रहा हूँ इशारा सीधा सीधा था, और बोलो, और वो जाटों के लिए था, ठीक है, उन्हीं के लिए खास तौर से उन्होंने ये बोल रहे हैं। दूसरी बात, या जैसे आप कर रहे हो, उम्मीदवार ने बोला, वह सही बात, डिवाइड एंड रूल ये है, जात पात की बिरादरी फैला करके अपने राज करो, सीधी सी बात यह है इनकी। लेकिन क्या सोचा, क्या बड़ा फैसला लिया? नहीं, देखो ऐसा है, जैसे अभी भाई ने बताया अपने जाट उसके विश्व जाट सभा के महासचिव हैं उपेंद्र जी, ये बताएंगे सारी बातें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए रामकुमार गौतम जी को 2 बार तो नारायण से बनाया, क्या एक समाज से बन गए, शराब पंडितों से बन गए, क्या दूसरे समाज का शामिल नहीं है, एक बार वहाँ से बन गया, तीसरी बार तो वो किसी भी समाज के लिए कहो से, ये नहीं कभी कि जाट समाज के लिए, फलाने समाज के लिए। वो भाई ने बताया, कितनी उम्र है रामकुमार गौतम की? उसका तो मेरा 80 के ऊपर है, 80 वर्ष। बुढ़ा और बालक समान होया करे तो बिल्कुल होता है जी। बुढ़ा और बालक समान हो गया, मतलब कह दिया होगा। हाँ बिल्कुल, बूढ़ा जवान फिसल गई तो उस पद पर क्यों बैठे हैं, सुविधा घर बैठ जाओ लड़के पर। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, ये तो खुली छूट दे रखी, इसका मतलब इनको किमें बोलो, उससे पहले रामचंद्र सांगड़ा बोलिया, उससे पहले राजकुमार सैनी बोलिया। अब ये इसमें बताऊँ कि 2-3 बातें हो सकती हैं। एक तो ये निजी फायदे के लिए, भाई मैं इनके खिलाफ बोलूँ कहीं ना कहीं तो तूने किमें कभी दे दें। जैसे फौजी भाई ने बताया कि पिछली सरकार में भी इन्हें कुछ नहीं मिला, रोंदा फिरने वाला 12 खोपर एक लाए जी में गया, 12 खोपर एक लाए जी में गया, वो उस बात खातर भी कहना इसने किमें कौन दे रहे, तो तुमने किमें दे ही देंगे। एक मैंने नई बात और सुनी थी, इनके लड़के के लिए बोला, उसने जज लगाने के लिए बात कर रहे हैं। देखो भाई, हमने तो ज्ञान को पता नहीं, तो इसमें पता नहीं क्या क्या है। लेकिन मैं एक बात और भी कहूँ, जो आपको ना 80-82 साल की उम्र, दिमागी संतुलन बिगड़ा पाओगा, इसे किसी परिवार के भी तंग हिस्से तो नारायण गांव में से घना जावे पूछ नहीं बेटे हल्के सारे तो कल्ला रहे हो आदि कल्ला रवे है। और फिर बताऊँ वो नुका इसका बाबू क्या करता, इसके पिताजी क्या करते, मैंने सुनी है, मेरे मामे हैं नारायण के अंदर 7 बहनी उमेरपुर गाँव है मेरे मामे का, उस गाँव में वोट मांगने जा रहे हो। 2 बार आ दिया था, पहली तीसरी बार आया तो नहीं बोला भाई कह तो लाकड़ी दे दो और कह वोट दे दो, ये शब्द थे। मेरे मामा का गाँव में तो बहुत बड़ा गाँव है, नारायण में से बहनी अमीरपुर गया है, और बहनी अमीरपुर गाँव में इसने बातें कही, हल्का हल्का मजा कही। तो मैं तुमको इस बात पर बयान आया था उनका कि उन्होंने वो बोल रहे थे कि मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही, धक्के से मेरे को बदनाम किया। ना कहीं क्यों नहीं, पूछो ये महाशिव अपने वहीं हल्के के हैं जी। नमस्कार सर। मेरा नाम उपेंद्र डाटा है, मैं विश्व जाट महासभा का महासचिव का दायित्व है मेरे ऊपर, और आज ये आयोजन उसी के बैनर के तले है। रामकुमार गौतम जी को जो आप बोल रहे हैं, मैं 14 साल नारायण रहा हूँ, मैंने प्राइवेट स्कूल चलाया है। पहले मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता था। चौधरी वीरेंद्र सिंह और रामकुमार गौतम जी, इनके घर में बहुत बातें करता था, इनके बुजुर्गों के साथ इनकी सारी चीज़ें नोट करता था। रामकुमार गौतम जी के पिताजी चंद्र गौतम जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। मैं ज़्यादा इंस्पायर उन्हीं से हूँ, क्योंकि वो सभी जातियों के, सभी वर्गों के हितैषी थे। चलिए, अब फाइनल फैसला क्या है आज आपका? 1 मिनट, मैं उसी बात पर आऊँगा जी। जब चंद्र गौतम के पास बैठ के बातें करते थे, तो वो ये कहता था कि घर में अब वही आई हुई है, ये जान लेगा ना औरत है, तब जाके आप बात करेंगे,
जिस दिन वही राम कुमार गौतम को बोल देते हैं। एग्जैक्टली जिस दिन राम कुमार गौतम जी चंडीगढ़ से हिसार से कहीं भी नारनौल जाते थे तो इनके परिवार में अफरा तफरी मच जाती थी। कोई किसी से बात करके खुश नहीं था। इसकी ट्यूनिंग किसी के साथ भी नहीं थी, बेटे के साथ भी ट्यूनिंग नहीं है। इसकी धर्मपत्नी इसको इतना कोसती है, इतना कोसती है कि ये पंगे लेना छोड़ दे, राजनीति करनी है सही कर ले। बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी औरत है। लड़का अपना काम कर रहा है और लड़के के लिए ये फाइट है इनकी। जैसे दिलबाग भाई साहब ने कहा, सुभाष जी ने कहा था, जो अपना उच्च न्यायालय है वहाँ पर जज के लिए ललायत हैं, या तो ये मिल जाए या इसे कैबिनेट का दर्जा मिल जाए। केवल दो चीज़ों के लिए यह उलझुल बक रहा है। और आज से नहीं, ये हमेशा से ही ये कहता आया है। इसने कोई भी बिरादरी नहीं छोड़ी। इवन देन जो ब्राह्मण समाज जिसमें पैदा है उनको भी गाली दे देता है। सोलगर है नारनौल में, उनको गाली दे देता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कहा था, सर्वविदित है, दोहराने की जरूरत नहीं, दोहराऊंगा तो मेरे पर बताइए तो थोड़ा सा याद। हाँ, बोल रहे तो बोलिए। इन्होंने कहा था, श्रीमान, सांप के कांटे का इलाज है, बिच्छू के कांटे का इलाज है, बनिए के कांटे का इलाज नहीं है। केजरीवाल को टारगेट करके इन्होंने कहा था। कोई भी समाज नहीं छोड़ा इन्होंने, वो लोग इग्नोर कर देते हैं। गलती से ये विधायक बन गया, इसे तो एक हास्य कलाकार होना चाहिए था। ये बड़ा मनोरंजन, बड़ा बढ़िया। एक सवाल और मेरा बीच में आ रहा है सामने कि आप डाटा से उनके बड़े नजदीकी हो, पारिवारिक संबंध आपके उनके रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो उनके ही कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने एक बड़ी बात बोली थी, वो भी विधानसभा के अंदर, कि शर्त मार के 9 किलो गोबर खा गया। हाँ, कितनी सच्चाई है बात में? तो वेट तो नहीं है, वेट का नहीं है, लेकिन शर्त लगा के इसी आंगली भर के खा लिया, ईसा 5 किलो खा लिया, वो बराबर। अच्छा, हमने खाया था। बिल्कुल एग्जैक्टली जी। वहाँ पर जो दादा दे बोलते हैं, दादा राम कुमार गौतम ने गोबर खाया था। एग्जैक्टली वो दादा दे राज है। दादा दे के वो जो नाले चलते हैं वहाँ से चाहे उंगली भर के चाट लो, चाहे 5 किलो खा लो, वो बराबर पड़ता है। शर्त लगा के कहा कि ये काम कर दे, उन्होंने कर दिया था। इसका कोई गवाह भी है वहाँ पे जिसने वो एक तो मैं बैठा हूँ। क्या हुआ था? थोड़ा सा बता तो, आपस में जिद्दी लगा ले, आपकी मेरी शर्त लगा ले किसी बात पे, ये काम ही कर। राम कुमार गौतम और जो मंत्री दोनों सामने खड़े थे, क्या हुआ? मंत्री कौन से मंत्री? अरविंद शर्मा ने, वो नहीं, उन्होंने तो विधानसभा में कहा था। अच्छा, फिर कौन था? उन्होंने नहीं, एमएलए बनने से पहले की बात है श्रीमान। एमएलए बनने से पहले की गांव में जब ये थे, एक आम आदमी थे, मतलब चुनाव तो हमेशा ही लड़ते आए। थोड़ा सा इसकी राजनीति बताऊं क्या? एक और ये किस्सा बताओ, किससे में इंटरेस्ट है मुझे। 2 आदमी ने शर्त लगा ली, तू गोबर खा ले। बोले अब जी हाँ खा लूंगा, जो भी शर्त लगाई थी। कितने की शर्त हो गई? आई डोंट नो, इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन शर्त थी और ये बात पूरी प्रचलित हुई थी। मैं उस समय नारनौल था। अच्छा, हाँ, उस दौर की बात है। और इसकी राजनीति का बता दूं, इसने भट्ठा बैठा रखा है जी राजनीति का। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि आज राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए थी, हमेशा वोट कटवा राजनीति की है। चौधरी स्वरूप सिंह स्पीकर रहे बहुत पहले जी, वो मुख्यमंत्री के कद के नेता थे, उनका दावा था। इन्होंने अपने समाज को इकट्ठा किया, भाई तामे तामे वोट दे दो, ब्राह्मण मुझे वोट दे दो। वो कुछ वोट ले लिए, इतने ही मार्जिन से चौधरी वीरेंद्र सिंह जीत गए, स्वरूप सिंह 2-3 बार हारे। अब वीरेंद्र सिंह इसी लाइन पर आ गए, कांग्रेस में आ गए। वीरेंद्र के साथ भी ऐसा ही किया। दोनों व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावा पेश करते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास 17 महकमे थे, वो सेकंड सीएम थे चौधरी देवलाल या ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद, उनके सरकार में जी। उसके बाद अभी कैप्टन अभिमन्यु जी आई, एक बार जीत गए, वित्त मंत्री थे, 11-12 उनके पास महकमे थे जी। बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े अच्छे उद्योगपति हैं, बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार आगे भी हैं, जो भी जैसा भी है। उनको भी मुख्यमंत्री बनने से इन्होंने ही रोका, इनकी बदौलत वो हार गई। यानी नारनौल हल्के का दुर्भाग्य है कि इस जैसा व्यक्ति वहाँ का नुमाइंदा है। ये राजनीतिक प्रश्न। सफेदों वालों की कतई आंख बंद हो रही थी, जो फिर दोबारा फिर जितवा दिया इसने। सफेदों के बारे में इनकी अनुमान था कि 8 या 10 हज़ार वोट आएंगे, लेकिन वहाँ जाते ही एक बयान दिया था, उनका बीज मरेगा जो वोट नहीं देगा। इस प्रकार की बयानबाजी आई थी। औरतें डर गई, कहीं तारा बीज ना मर जाए। इन्होंने डर दिखाया और डर के मारे उन्होंने वोट डाल दिया। भय दिखाकर, डराकर, समाज को डराकर इन्होंने वोट लिए। क्वालिटी नहीं है राम कुमार गौतम में कोई भी, ये बस कद में लंबा है,
भारी भरकम है, कोई एजेंडा नहीं, कोई विजन नहीं, उद्देश्य मैं विधायक बनूं, मैं कैबिनेट मंत्री बनूं, मेरा परिवार सर्वे सर्वा हो, दैट्स ऑल। लास्ट फैसला क्या है आज के इस मीटिंग का? आज की मीटिंग का ये है, 14 दिसंबर संडे पड़ता है, वहाँ पर हिसार ज़िले की खा पंचायतें, इनके बुद्धिजीवी लोग, प्रधान भी साथ में बुद्धिजीवी लोग सलाह मशवरा के लिए बुलाए हैं। भाई 14 तारीख को बैठ के हम क्या फैसला करें, अगला एजेंडा ये रहेगा, वहाँ क्या फैसला होता है वो आगे बढ़ेंगे या राम कुमार गौतम यहाँ समाप्त करेंगे, ये राम कुमार गौतम जी के बारे में। 14 तारीख से पहले लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक बात याद आ गई उपेंद्र डाटा की, जब मेरे ख्याल में 2014 में बने थे कि कैप्टन साहब जीते थे, एक बार कौन सेशन में जीते थे? 14 में जीते थे। हाँ, कैप्टन साहब जीते थे, तो हम वहाँ पे इलेक्शन में गए हुए थे। डाटा गांव की बात है, काफिला कैप्टन साहब का भी डाटा में ही था, काफिला गौतम दादा का भी डाटा में था। वो आपका ही बगड़ था, कौन सा बगड़ हो बताइए? उसमें आमने सामने दोनों हो गए जी, आमने सामने मतलब दोनों के काफिले आ गए। तो हम बोले, उन्होंने क्या किया, काफिला रोक लिया कैप्टन साहब का, मेरे याद है ये बात, काफिला रोक लिया और नारे लगाने लगे गलत तरीके के। हमने कैप्टन साहब से पूछा कि ऐसे ऐसे क्या मैटर है, क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, देखो इनकी राजनीति ये अपने तरीके से करें, अपनी राजनीति अपने तरीके से करेंगे, हम इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे जैसे ये लोग करें। रास्ता रोका गया था, पूरे गांव में चर्चा का विषय बना, आपको याद हो तो? पूरे गांव में चर्चा का विषय बना था। मैं मौके पे था, तब मैंने देखा था कि कैप्टन साहब कितने शांत स्वभाव के हैं, तब मैंने देखा था। और ये तो नॉन पॉलिटिकल वाली बात थी उनकी। मैं तो दादा गौतम को पॉलिटिकल इंसान नहीं मानता, जबकि इस तरह के वक्तव्य वो पेश करते हो भी सरेआम, वो तो पॉलिटिकल आदमी हो ही नहीं सकते ऐसे तो। थैंक यू जी, धन्यवाद।